Hello everyone, so हम पढ़ रहे थे द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। तो अब हमें स्टार्ट करना था सेक्शन नंबर 9 से, जो है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। तो इसमें सब सेक्शन फर्स्ट है, इफ द चिल्ड्रन और रिलेटिव, ऐसा केस में भी द नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन a senior citizen being unable to maintain himself, the tribunal may, on being satisfied of such neglect or refusal, order such children or relative to make monthly allowance at such rate for the maintenance of senior citizen as the tribunal may deem fit to pay the same to such senior citizen as the tribunal में टाइम टू टाइम डायरेक्ट। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि भले ही यहाँ पे कोई भी चिल्ड्रन रिलेटिव वगैरह जो होंगे, अगर वो मना कर रहे हैं कि मैं नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब मेंटेन करने से रिफ्यूज कर रहे हैं किसी भी सीनियर सिटीजन को, लेकिन जो ट्रिब्यूनल है अगर वो सेटिस्फाई हो गया, तो फिर भी वो यहाँ पे ऑर्डर करेगा कि जो सच रिलेटिव है या चिल्ड्रन है, उनको मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, मंथली रेट पे, जो रेट जो फिक्स करेगा ट्रिब्यूनल, मतलब कि मेंटेन किया जाए सीनियर सिटीजन को, जो ट्रिब्यूनल में डीम फिट टू पे द सेम टू सच सीनियर सिटीजन एज अ ट्रिब्यूनल में टाइम टू टाइम डायरेक्ट। तो फिर भी ट्रिब्यूनल यहाँ पे मतलब बोल देगा उनको कि आपको ये अमाउंट मंथली अलाउंस जो फिक्स किया गया है, ये टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, मतलब जैसा कि टाइम टू टाइम ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा। फिर उसका सब सेक्शन 2 है कि जो मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस है विच में बी ऑर्डर्ड बाय सच ट्रिब्यूनल, मतलब जो भी मैक्सिमम अलाउंस है जो भी ट्रिब्यूनल दे सकता है, वो शैल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच शैल नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज पर मंथ। तो जो भी यहाँ पे अलाउंस दिया जाता है वो 10,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए कि विच शैल नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज पर मंथ होगा। और कैसा होगा, सच एज में प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। सबसे पहले मतलब अलाउंस किस तरीके का देना पड़ेगा, तो मतलब मंथली अलाउंस, तो मंथली अलाउंस उस तरीके का देना पड़ेगा जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो कि 10,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 10, अल्टरेशन एंड अलाउंस। तो जैसे कि अगर ऑन प्रूफ ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ एनी पर्सन, तो जब भी प्रूफ हो जाए कि कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ था, कोई मिस्टेक हुई थी फैक्ट में, या कुछ जो सर्कमस्टेंसेस है किसी भी पर्सन के वो चेंज हो गए हैं, जो कि रिसीव कर रहा है मंथली अलाउंस अंडर सेक्शन 9 में, तो जो मेंटेनेंस ऑर्डर किया जाता है अंडर दैट सेक्शन टू पे मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस, द ट्रिब्यूनल में मेक अल्टरेशन एज इट थिंक्स फिट इन द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस। तो जो ट्रिब्यूनल जो है, जैसे कि अगर उसको लगता है कि कहीं भी मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट वगैरह हुआ था, या किसी की जो सर्कमस्टेंसेस वो चेंज हो गए, तो जो ट्रिब्यूनल है वो अल्टरेशन कर सकता है यहाँ पे इन द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस के अलाउंस को वो चेंज कर सकता है। अब सबसेक्शन 2 लिखा हुआ है वेयर इट अपीयर्स टू द ट्रिब्यूनल। अब जब भी ये ट्रिब्यूनल को लगता है कि कॉन्सिक्वेंस जो है, कोई डिसीजन है यहाँ पे कॉम्पिटेंट सिविल कोड का, या फिर कोई ऑर्डर किया गया है अंडर सेक्शन 9 में जो भी है, वो उसको कैंसिल या वेरी किया जाना चाहिए, मतलब चेंज करना चाहिए या फिर कैंसिल करना चाहिए, तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं ऑर्डर को, या फिर वेरी कर सकते हैं, मतलब कुछ चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से, सिविल कोड की जो कोई भी डिक्री वगैरह हुई है उसके हिसाब से। उसके बाद सेक्शन नंबर 11 जो कि बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। तो अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस एंड इंक्लूडिंग द ऑर्डरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एज द केस में भी शैल बी गिवन without the payment of any fees to the senior citizen or to parents, as the case may be, in whose paper the order it is made. An order may be enforced by the tribunal and in any place where the person against whom the order is made। तो जो कॉपी है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस वगैरह की, उसमें जो ओवर रिगार्डिंग, और मतलब ऑर्डर रिगार्डिंग की जो भी मेंटेनेंस वगैरह के हैं, वो सारी कॉपी विदाउट एनी पेमेंट होगी, मतलब फ्री ऑफ चार्ज दी जाएगी सीनियर सिटीजन या पेरेंट को जिनके फेवर में ऑर्डर पास हुआ है। एंड सच ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है वो एनफोर्स हो पाएगा किसी भी ट्रिब्यूनल के द्वारा, एनी ट्रिब्यूनल इन एनी सच प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom इट इज मेड, मतलब जहां भी पर्सन रहता है जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर किया गया है, वहां पे किसी भी ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पे एनफोर्स कराया जा सकता है। एंड सच ट्रिब्यूनल बीइंग सेटिस्फाइड, जैसे वो ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया कि जो आइडेंटिटी है पार्टीज की एंड नॉन पेमेंट ऑफ द अलाउंस है, जो भी आइडेंटिटी है पार्टीज की एंड नॉन पेमेंट ऑफ अलाउंस है, ऐसा केस में भी
एक्सपेंसेस ड्यू। मतलब ट्रिब्यूनल जब भी ऑर्डर को एनफोर्स कर रहा है वो ये देखेगा कि आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज वगैरह है, वही है मतलब जिनके अगेंस्ट की ऑर्डर पास किया गया है। और जो नॉन पेमेंट है अलाउंस, मतलब इन्हीं की तरफ से है, मतलब ये नॉन पेमेंट भी इन्होंने किया ही है, मतलब ऐसा तो नहीं कि पहले पेमेंट दे दिया है और फिर से उनको उसी तरीके के लिए परेशान किया जा रहा है। और जो भी एक्सपेंसेस वगैरह ड्यू है मतलब, तो उसकी ये देखेगा। फिर लिखा है मेंटेनेंस ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल हैव द सेम इफेक्ट, सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन ऑर्डर पास अंडर चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी and shall be executed executed in the manner prescribed in the execution of the order by the court। तो हम देखते हैं कि चैप्टर 9 मतलब सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का रहता है उसमें भी ऑर्डर दिया जाता है, तो ये मेंटेनेंस का ऑर्डर का सेम इफेक्ट होगा जैसा कि चैप्टर नंबर 9 ऑफ सीआरपीसी में रहता है, और सेम तरीके से एग्जीक्यूट होगा जैसे कि एग्जीक्यूट होता है वहां पे वो वाला ऑर्डर। अब सेक्शन नंबर 12 है ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द चैप्टर 9 ऑफ द सीआरपीसी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है, जहां पे भी सीनियर सिटीजन है या पेरेंट है वो एंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए अंडर द सेड चैप्टर, इस चैप्टर में, एंड ऑल्सो एंटाइटल फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट। मतलब वो वहां पे मेंटेनेंस ले सकते हैं और यहाँ पे भी मेंटेनेंस लेने के लिए एंटाइटल है। तो विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 9 ऑफ द स्टेट कोड, तो उससे बिना अफेक्ट करे, मतलब किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा चैप्टर नंबर 9 जो है सीआरपीसी का, उसको वो मेंटेनेंस मांग सकते हैं ईदर ऑफ दूस एक्ट्स। मतलब या तो वहां मतलब यहाँ तो चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी में मांग सकते हैं मेंटेनेंस, या तो इस एक्ट में मांग सकते हैं, मतलब किसी भी एक्ट में मेंटेनेंस मांग सकते हैं, बट याद रखिएगा बट नॉट अंडर बोथ। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों जगह वो एक तरीके से एप्लीकेशन कर दे। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सेक्शन भी यही बोलता है कि जब भी कोई अगर आदमी मेंटेनेंस मांग रहा है, तो मेंटेनेंस मांग तो किसी भी एक्ट के तहत सकता है, या तो उसको सीआरपीसी के चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग मांगना है, तो सीआरपीसी के चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग वो मेंटेनेंस मांग लेगा। और अगर उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग मांगना है तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस मांग लेगा, लेकिन कभी भी दोनों जगह नहीं मांग सकता एक साथ, कि इस एक्ट में मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगा दे और उधर भी लगा दे, तो नहीं, तो फिर नहीं मिलता है, तो डबल मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, सीधी बात। उसके बाद है सेक्शन नंबर 13 डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट। तो जब भी यहाँ पे ऑर्डर हुआ इस चैप्टर में, तो जो चिल्ड्रन और रिलेटिव हैं जिनको भी यहाँ पे अमाउंट वगैरह देना था इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर के हिसाब से, तो वो 30 डेज के अंदर, जिस दिन भी ये अनाउंस हुआ ऑर्डर हुआ ट्रिब्यूनल का, उस दिन के अंदर, मतलब उस दिन के 30 डेज के अंदर वो डिपॉजिट करेंगे एंटायर अमाउंट जो कि ऑर्डर किया जाता है, उस मैनर में, जैसे कि ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा तो वो पेमेंट करेगा, मतलब डिपॉजिट करेंगे, सीधी बात है, जो भी अमाउंट उनको बोला गया 30 डेज के अंदर डिपॉजिट करेंगे। अब है सेक्शन नंबर 14 जो है अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड। तो जो ट्रिब्यूनल है, वेयर एनी ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट, जब भी कोई ट्रिब्यूनल ने कोई भी ऑर्डर किया है यहाँ पे मेंटेनेंस का इस एक्ट में, तो सच ट्रिब्यूनल जो है वो डायरेक्ट कर सकता है, मे डायरेक्ट, मतलब ये डिस्क्रिशनरी पावर है, यहाँ मे दिया हुआ है, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसके साथ इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के अमाउंट के साथ साथ वो सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है वो दिया जाएगा एट द रेट जो कि किससे कम नहीं होगा, मतलब ऑल्सो मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी दिया जाएगा एट सच रेट फ्रॉम विच नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की डेट से पहले तक का नहीं होगा, जो डिटरमाइन किया जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा, और जो रेट होगा वो कितना से कितना तक होगा, तो 5% से कम नहीं होगा, और किसी भी कंडीशन में 18% से ज्यादा नहीं होगा। मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी ट्रिब्यूनल है वो जब भी मतलब ये एक मेंटेनेंस वगैरह का ऑर्डर दे रहा है, तो मेंटेनेंस के ऑर्डर के साथ साथ वो इन एडिशन क्या बोल सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। मे डायरेक्ट है, तो मे मतलब यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है, और किस डेट पे देगा और किस डेट से देगा, तो उस डेट से दिया जाएगा जिस दिन से यहाँ पे एप्लीकेशन की गई है मेंटेनेंस मांगने की, उस दिन से पहले का नहीं कर सकता, मतलब मैक्सिमम जितना भी दे पाएगा तो तब से दिलवा पाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब जब से वो एप्लीकेशन की गई थी मेंटेनेंस मांगने की। और क्या रेट रहेगा, तो नॉट लेस देन 5% होगा, मतलब 5% से कम नहीं दे सकता, और 18% से ज्यादा नहीं दे सकता, सिंपल सी बात है। फिर प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है प्रोवाइड दैट वेयर एनी एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब कोई भी जो एप्लीकेशन है जो पेंडिंग है यहाँ पे चैप्टर 9 में,
किसी भी कोर्ट के पास एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब भी ये एक्ट कमेंस हुआ था, तो जो कोर्ट है वो अलाउ कर देगी वहाँ पे विड्रॉवल करने के लिए सच एप्लीकेशन को ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट, एंड सच पेरेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस बिफोर ट्रिब्यूनल। तो कोई बात नहीं है कि अब क्या है कि अगर किसी भी एप्लीकेशन किसी ने भी यहाँ पे एप्लीकेशन की हुई थी चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग सीआरपीसी के, और जो पेंडिंग थी किसी भी कोर्ट में बिफोर, मतलब जब भी ये एक्ट आया था उसके पहले, तो अगर कोर्ट मतलब अगर वो एप्लीकेशन करते हैं वो पेरेंट्स या वो सीनियर सिटीजन कि वो यहाँ पे विड्रॉ करना चाहते हैं ये वाला केस और दूसरा केस फाइल करना चाहते हैं ट्रिब्यूनल के पास मेंटेनेंस का, तो कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश हुआ, तो अगर वो पर्सन वहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट को कि हम यहाँ पे ये वाले एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हैं क्योंकि हमें उस वाले एक्ट जो नया एक्ट ये मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट आया उसमें रिलीफ चाहिए, तो वहां से वो विड्रॉ कर सकते हैं। अब है सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन इशू करके कंस्टिट्यूट करेगी वन अपेलेट ट्रिब्यूनल हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हियर करेगा अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। जो भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर हुए हैं उसके खिलाफ अगर कोई अपील करना चाहता है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में अपीलेट ट्रिब्यूनल ही बनाए, मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाएगी। अब सब सेक्शन 2 है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा वो प्रिसाइडेड ओवर होगा ऑफिसर जिसका रैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब जो भी यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल में आदमी बैठेगा वो एक ऑफिसर होगा जिसकी रैंक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कम नहीं होगी। अब सेक्शन नंबर 16 जो कि बात करता है अपील्स के बारे में, तो अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है, एनी सीनियर सिटीजन और पेरेंट ऐसा केस में भी एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ एन ट्रिब्यूनल। अब कोई भी सीनियर सिटीजन है या पेरेंट्स है जो एग्रीड है किसी भी ऑर्डर से ट्रिब्यूनल के, तो वो 60 डेज जिस दिन भी यहाँ पे ऑर्डर हुआ था उस दिन के बाद वो प्रेफर कर सकते हैं, मतलब उस दिन के बाद नहीं, उस दिन से, मतलब उस दिन से 60 डेज के अंदर वो प्रेफर कर सकते हैं अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल में। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ ऑन अपील द चिल्ड्रन और रिलेटिव हु रिक्वायर्ड टू पे अमाउंट इन टर्म्स ऑफ सच मेंटेनेंस order to continue to pay such parents the amounts order in a manner directed by the appellate tribunal। तो जब भी अपील चल रही है तो जो चिल्ड्रन और रिलेटिव हैं जिनको यहाँ पे अमाउंट वगैरह देना था कुछ कंडीशंस वगैरह पे कुछ टर्म्स पे जो कि मेंटेनेंस वगैरह, तो वो कंटिन्यू पे करते रहे जब तक यहाँ पे ये केस यहाँ पे चल रहा है ट्रिब्यूनल के पास, जैसा कि डायरेक्ट करा जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो एंटरटेन करता है कोई भी अपील, तो वो नहीं, अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो वो जो एक्सपायरी हो जाता है ना ये 60 डेज के अंदर भी सुन सकता था, उसके बाद भी वो अपील एंटरटेन कर सकता है अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कि जो अपीलेंट था वो प्रिवेंट हुआ था सफिशिएंट कॉज के कारण, प्रिफरिंग द अपील ऑन टाइम, मतलब वो अपीलेंट के पास एक सफिशिएंट कॉज था अपील टाइम पे प्रेफर ना करने का। तो सबसेक्शन 2 है ऑन रिसीप्ट ऑफ एन अपील द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल कॉज अ नोटिस टू बी सर्व्ड अपॉन द रेस्पोंडेंट। जैसे ही यहाँ पे अपील रिसीट हुई है उनके पास तो वो क्या करेंगे, नोटिस सर्व करेंगे रेस्पोंडेंट को। फिर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो कॉल कर सकता है रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग जो कि ट्रिब्यूनल के थे अगेंस्ट हूज द ऑर्डर ऑफ अपील इज प्रेफर्ड। तो जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो कभी भी कॉल कर सकता है रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग जो भी है किसी भी ट्रिब्यूनल से अगेंस्ट द हूज ऑर्डर द अपील इज प्रेफर्ड, जिसकी भी ऑर्डर से अपील प्रेफर की जा रही है। फिर लिखा हुआ है सेवन, मतलब सबसेक्शन 4 अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो एग्जामिन करेगा अपील के जो भी रिकॉर्ड्स हैं जिसको भी उन लोगों ने बुलाया है, वो या तो अलाउ कर देंगे अपील या रिजेक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे दोनों चीज होगी, जब उन लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह मंगा लिया उनको एग्जामिन कर लिया रिकॉर्ड्स को, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि अपील उनको सुनना है या रिजेक्ट करना है। उसके बाद लिखा हुआ है अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल एडजुडिकेट एंड डिसाइड अपॉन अपील फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल। तो जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो एडजुडिकेट और डिसाइड करेगा जिस पे अपील फाइल की गई है, और जो ट्रिब्यूनल होगा वो ऑर्डर करेगा, और जो भी ट्रिब्यूनल का अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पे फाइनल होगा।
फिर प्रोवाइडेड दैट पे लिखा हुआ नो अपील शैल बी रिजेक्टेड अनलेस द अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू द बोथ ऑफ द पार्टीज ऑफ बीइंग हर्ड इन पर्सन और थ्रू ड्यूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो भी यहाँ पे अपील है उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती दोनों पार्टीज को, एक बार सुना जाएगा कम से कम पहले। और या तो फिर और थ्रू ड्यूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, और जो भी नहीं तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी सुना जाएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कोई भी अपील है उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक हम दोनों पार्टी को सुन नहीं लेते या फिर उनके ड्यूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को सुन नहीं लेते। फिर सबसेक्शन 6 है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है शैल मेक एन एविडेंट टू प्रोनाउंस इट्स ऑर्डर विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसीट ऑफ द अपील। तो जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो यहाँ पे डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेगा, प्रोनाउंस करने की कोशिश करेगा ऑर्डर को विद इन 1 मंथ, जब भी 1 महीने के अंदर, मतलब यहाँ पे अपील सुनेगा वो। फिर जो कॉपी होगी एवरी ऑर्डर की अंडर सबसेक्शन 5 शैल बी सेंड टू बोथ द पार्टीज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे 6 वाला पॉइंट जो बोल रहा था, 6 पॉइंट वाला मैं फिर से बता देता हूँ कि जो भी प्रोनाउंस करता है ऑर्डर वो उसके मतलब विद इन 1 मंथ करना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो जो भी और जजमेंट वगैरह देने वाले हैं वो उनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करना पड़ेगी कि 1 महीने के अंदर करें जिस दिन से उन्होंने अपील रिसीव की। और फिर उसके बाद सेक्शन 7 बात कर रहा है कि जो भी कॉपी होगी ऑर्डर की यहाँ पे सब सेक्शन 5 के, वो दोनों पार्टीज को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अब है सेक्शन 17 जो है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें लिखा नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ, किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी पार्टी टू द प्रोसीडिंग, नो पार्टी टू द प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल पिटिशनर। तो इसमें राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, आप याद रखिएगा, जैसे फैमिली कोर्ट्स एक्ट भी बोलता है। तो सेक्शन 17 में ये बोलता है कि राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन हेडिंग है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, से फर्क नहीं पड़ता किसी अदर लॉ में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है नो पार्टी। तो जो भी प्रोसीडिंग की पार्टी है, या तो वो ट्रिब्यूनल के पास प्रोसीडिंग चल रही है, एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, उनको कोई भी तरीके का राइट नहीं होगा, मतलब कि वो रिप्रेजेंट कर पाए लीगल पिटिशनर के द्वारा। फिर सेक्शन नंबर 18 जो कि मेंटेनेंस ऑर्डर है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेजिग्नेट कर देगी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर या फिर एक ऑफिसर जिसकी रैंक डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से कम नहीं होगी, मतलब नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होगी, जिसको हम किसी भी नेम से बोलते हैं, वाट एवर द नेम कॉल्ड, उसको हम मेंटेनेंस ऑफिसर बोलेंगे। सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो मेंटेनेंस ऑफिसर है जिसको रेफर किया गया सबसेक्शन 1 में, वो रिप्रेजेंट करेगा पेरेंट को। वो शैल रिप्रेजेंट अ पेरेंट इफ ही सो डिजायर, कि अगर उनको ठीक लगता है तो, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ ट्रिब्यूनल, जब भी ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग चल रही है, और एपीलेट ट्रिब्यूनल का जो भी होगा एज द केस में भी फाइनल। मतलब या तो प्रोसीडिंग जो भी ट्रिब्यूनल के पास चल रही है या फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास चल रही है, वो फाइनल होगी यहाँ पे। अब चैप्टर नंबर 3 जो कि बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम सेक्शन नंबर 19 जो कि बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी और मेंटेन करेगी सच नंबर ऑफ ओल्ड एज होम, कुछ ओल्ड एज होम्स को यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी एट एक्सेसिबल प्लेसेस। जैसे कि एक्सेसिबल प्लेस बताइए, एज इट डीम्स नेसेसरी, जैसा कि उनको ठीक लगता है, इन अ फेज्ड मैनर, बिगिनिंग विथ एटलीस्ट वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे शुरुआत में अगर उनको शुरुआत करना है तो एटलीस्ट वन तो होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम, और एकोमोडेट करेगी उनको सच होम्स आर मेंटेन ऑफ 150 सीनियर सिटीजन हु आर इंडिजेंट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी और मेंटेन करेगी ओल्ड एज होम जो कि एक्सेसिबल प्लेस होंगी, मतलब एक्सेसिबल प्लेस पे, और जो भी उनको नेसेसरी लगता है। और बिगिनिंग में उनको क्या करना पड़ेगा, जैसे बिल्कुल शुरुआत में कम से कम एक होम तो बनाना ही पड़ेगा हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एकोमोडेट कर सकता है अपने होम्स में कम से कम 150 सीनियर सिटीजन को, जो कि इंडिजेंट है। फिर स्टेट गवर्नमेंट सबसेक्शन 2 पढ़ना है। फिर जो सबसेक्शन 2 बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेगी स्कीम फॉर मैनेजमेंट, किस तरीके से यहाँ पे स्कीम वगैरह बनाएगी, किस तरीके से मैनेजमेंट होगा ओल्ड एज होम्स का, जिसमें कि स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, बाय विच आर नेसेसरी फॉर मेडिकल केयर, जो भी मेडिकल केयर वगैरह के लिए नेसेसरी है।
और मीन्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट वगैरह उनको मिलना चाहिए टू इनहैबिटेंट सच, टू द इनहैबिटेंट्स ऑफ सच होम। तो जो भी उस होम्स के इनहैबिटेंट्स वगैरह हैं उनको, उनको यहाँ पे दिया जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन में इंडिजेंट वर्ड यूज किया गया। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, द इंडिजेंट मीन्स सीनियर सिटीजन। यहाँ पे सीनियर सिटीजन की बात हो रही है जिसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, जैसे कि डिटरमाइन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम, कि वो अपने आप को मेंटेन कर पाए। उनके पास इतने सफिशिएंट मीन्स नहीं कि वो अपने आप को मेंटेन कर पाए। अब चैप्टर नंबर 4 है प्रोविजंस फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन। एक मिनट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करेगी कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल जो कि फुली फंडेड एंड पार्शियली फंडेड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो प्रोवाइड करेंगे बेड्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन को, जैसे कि पॉसिबल हो, सो फार एज पॉसिबल, मतलब जैसा कि पॉसिबल रहे। और सेपरेट यहाँ पे क्यूज बना दी जाएंगी जो कि अरेंज की जाएंगी सीनियर सिटीजन के लिए, मतलब लाइन वगैरह जो लगती है तो सेपरेट लाइन रहेंगी सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि उनको नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिर फैसिलिटीज दी जाएंगी जिससे वो ट्रीटमेंट करवा पाए अपना, क्लोनिक, टर्मिनल और डेल डेजिनेटिव डिसीज जो कि एक्सपेंड होते हैं सीनियर सिटीजन में। और रिसर्च करेंगे वो क्रोनिक एडली डिसीज, मतलब जो बुढ़ापे में होने वाले जो डिसीज है, बूढ़ी उम्र में होने वाले डिसीज और एलर्जी की एक्सपेंड हो जाती है एज, मतलब जो एजिंग के साथ साथ एक्सपेंड होती रहती है। और फिर देयर आर एंड मार्क्ड फैसिलिटीज फॉर द जेरिएट्रिक, जो जो भी जेरिएट्रिक जो भी पेरेंट्स हैं, मतलब आप इसको पढ़ लीजिएगा, मुझे पढ़ से नहीं बन रहा है अभी इतना अच्छे से। तो देयर आर एनमार्क फैसिलिटीज, तो एनमार्क फैसिलिटीज यहाँ पे दिया जाएगी जो कि जेरियाट्रिक पेरेंट है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जेरियाट्रिक पेरेंट्स है, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि फुली हेडेड बाय द मेडिकल ऑफिसर है, जिनके पास एक्सपीरियंस है जेरियाट्रिक केयर की। तो जो भी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है कि एनमार्क फैसिलिटीज दिया जाएगी जेरियाट्रिक पेरेंट्स को, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ड्यूली हेडेड किए जाएंगे मेडिकल ऑफिसर, जिनके पास इस चीज का एक्सपीरियंस होगा जेरियाट्रिक केयर का। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। तो सेक्शन नंबर 21 जो कि बात करता है मेजर्स ऑफ पब्लिसिटी अवेयरनेस एक्सेट्रा फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारे मेजर्स लेगी कि इंश्योर किया जाए कि जो भी प्रोविजंस है सेट के, उनको वाइडली पब्लिसिटी दी जाए पब्लिक मीडिया, जैसे कि टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट वगैरह रेगुलर इंटरवल्स में। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, और जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो भी मेंबर्स हैं जुडिशियल सर्विस के, उनको पेरियोडिक सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस ट्रेनिंग वगैरह देना पड़ेगी सेक्स से रिलेटेड। उसके बाद क्या है कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन उनको करना पड़ेगा बिटवीन द सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है कंसर्न मिनिस्टर्स के द्वारा और डिपार्टमेंट्स जो कि डीलिंग विद लॉ है, मतलब जो लॉ वगैरह की डील करते हैं, मतलब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, मिनिस्टर्स और लॉ डिपार्टमेंट्स वगैरह में लोगों के काम करने वाले लोग, या होम अफेयर्स या हेल्थ एंड वेलफेयर जो भी करते हैं, कि वो एड्रेस करें इश्यूज जो भी रिलेटेड है वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन, और उनका पेरियोडिक रिव्यू करें यहाँ पे, जो कि कंडक्ट करना चाहिए। फिर है सेक्शन नंबर 22, जो कि अथॉरिटीज हु में स्पेसिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो यहाँ पे है वो कन्फर कर सकती है कुछ पावर्स और इम्पोज कर सकती है कुछ ड्यूटीज ऑन अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, जो कि एज में भी नेसेसरी, जो कि उनको नेसेसरी लगती है, कि वो इंश्योर करें कि जो प्रोविजंस है इस एक्ट की वो प्रॉपरली कैरिड होते हैं। तो डीएम को यहाँ पे कुछ पावर्स और कुछ ड्यूटीज वगैरह इम्पोज कर देंगी, कुछ पावर्स दे दी, कुछ ड्यूटीज वगैरह की डीएम को ये देखना पड़ेगा कि जो भी इस एक्ट के प्रोविजंस है वो पूरी तरीके से क्लियरली कैरिड आउट हो रहे हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है स्पेसिफाई करके ऑर्डर में सबऑर्डिनेट जो है उनके, उनको वो यहाँ पे
जो भी एक्सरसाइज करते हैं पावर वगैरह वो दे सकते हैं, उनकी वो परफ़ॉर्म करें सारी पावर तो नहीं मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज करें सारी पावर और परफ़ॉर्म करें, वो सारी ड्यूटीज़ जो कि कन्फ़र की गई हैं, उनको लोकल लिमिट्स में। पावर्स एंड ड्यूटीज़ शैल बी कैरिड आउट बाय द ऑफिसर एज़ प्रिस्क्राइब्ड कि जो भी पावर्स एंड ड्यूटीज़ वगैरह उनको बोली गई हैं, वो उस तरीके से प्रिस्क्राइब काम करें। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, जो प्रोटेक्शन देगी लाइफ एंड प्रॉपर्टी सीनियर सिटीज़न वगैरह के। उसके बाद है सेक्शन नंबर 23 जो कि बात करता है पावर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी सॉरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो जब भी कोई सीनियर सिटीजन है जिसने आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद उसने अपना ट्रांसफर कर दी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि बाय वे ऑफ गिफ्ट है या अदरवाइज अपनी प्रॉपर्टी और सब्जेक्ट टू द कंडीशन और इस कंडीशन पे की जो ट्रांसफरी है वो उसको बेसिक एनिमिटीज और बेसिक फिजिकल नीड्स वगैरह यहाँ पे जो है वो देगा टू द ट्रांसफरर एंड सच ट्रांसफरी जो भी ट्रांसफर है वो रिफ्यूज करता है यहाँ पर बाद में मतलब रिफ्यूज कर देता है या फेल हो जाता है प्रोवाइड करने में वो एनिमिटीज या फिजिकल नीड्स वगैरह। तो जो जो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ था उसको हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि शैल बी मेड बाय द फ्रॉड तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है और कोअर्शन से हुआ है या अनडू इन्फ्लुएंस से हुआ है। और एंड शैल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरर तो ट्रांसफरर के ऑप्शन में ऑप्शन रहेगा ट्रांसफरर के पास मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है कि वो चाहे तो यहाँ पे डिक्लेयर करा सकता है वॉइड बाय द ट्रिब्यूनल कि जो भी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। फिर लिखा हुआ सबसेक्शन 2 कि वेयर एनी सीनियर सिटीजन हैड राइट टू रिसीव मेंटेनेंस जब भी सीनियर सिटीजन के पास कोई भी राइट टू रिसीव मेंटेनेंस का आउट ऑफ एन स्टेट की किसी स्टेट से वो ले सकता है तो सच स्टेट और पार्ट देयर ऑफ ट्रांसफर और जब भी वो स्टेट है या तो वो ट्रांसफर हुआ है या उसका कुछ पार्ट ट्रांसफर हुआ है तो राइट टू रिसीव मेंटेनेंस मे बी एनफोर्स अगेंस्ट द ट्रांसफरी तो जो भी जिस पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी गई है उससे भी मेंटेनेंस मांगा जा सकता है अगर ट्रांसफरी को नोटिस था उस राइट का मतलब जो वो प्रॉपर्टी ने जिसने वो प्रॉपर्टी ली है उस पर्सन को यहाँ पे पता था कि इससे उसका मेंटेनेंस होता है। और इफ द ट्रांसफर इज ग्रेटिट्यूअस अगर ये जो ट्रांसफर है वो ग्रेटिट्यूअस है मतलब ग्रेटिट्यूअस मतलब फ्री ट्रांसफर है मतलब किसी भी तरह की कंसिडरेशन नहीं लगा मतलब ऐसे गिफ्ट बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी लेकिन उसके ऊपर ये नहीं एप्लीकेबल होगा बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ राइट लेकिन अगर किसी पर्सन ने सपोज करिए अगर इस तरीके से प्रॉपर्टी ली है कि उसको ये पता ही नहीं था कि मतलब ट्रांसफरी को ये पता ही नहीं था प्रॉपर्टी लेते टाइम कि इस पे कुछ भी मेंटेनेंस वगैरह होता है किसी भी सीनियर सिटीजन का या फिर उसने कंसिडरेशन में भी ली है मतलब दोनों चीज मतलब ना तो उसको ये सब चीज पता था कि यहाँ पे कुछ भी मेंटेनेंस वगैरह होता है कि सीनियर सिटीजन के प्रॉपर्टी से और कंसिडरेशन लेके उसने प्रॉपर्टी खरीदे तो उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 बोलता है इफ एनी सीनियर सिटीजन इज इनकैपेबल ऑफ एनफोर्सिंग द राइट्स कोई भी जो सीनियर सिटीजन है अगर वो इनकैपेबल है जो अपने राइट्स वगैरह एनफोर्स करने के लिए सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में तो एक्शन किसके द्वारा लिया जा सकता है एक्शन में बी टेकन ऑन हिज बिहाफ बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन तो उनके बिहाफ में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे जो कि रेफर की गई एक्सप्लेनेशन 1 में सेक्शन 5 के वो भी यहाँ पे ये सब मतलब एक्शन वगैरह ले सकती है। तो चैप्टर नंबर 6 है ऑफेंस सॉरी चैप्टर नंबर 6 है ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल कि किस तरीके से ऑफेंसेस वगैरह हैं और कैसा उनका ट्रायल होगा। तो सेक्शन नंबर 24 एक्सपोजिशन एंड अबैंडनमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन तो वेन एवर हैविंग sorry so whoever having the care and protection of the senior citizen leaves such senior citizen in place with the intention of wholly abandoning such senior citizen shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or fine which may extend to 5,000 rupees or with both। तो कोई भी अगर ये पर्सन है वो जानबूझ के किसी भी जिनके केयर में और प्रोटेक्शन में कोई भी सीनियर सिटीजन था वो उनको छोड़ देता है किसी ऐसी प्लेस में मतलब किसी भी प्लेस में और उसका इंटेंशन होता है कि वो होली तरीके से मतलब पूरी तरीके से उनको अबेंडन करे मतलब त्याग दे या मतलब पूरी तरीके से उनको छोड़ दे तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट होगा सबसे पहले विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ सॉरी 3 मंथ्स है यहाँ पे 3 मंथ्स याद रखिएगा तो 3 मंथ से लेके 3 मंथ मतलब यहाँ पे उनको इम्प्रिजनमेंट कितना मिलेगा तो 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा और फाइन लगेगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 5,000 रुपीज या दोनों ही मतलब क्या होगा कि अगर किसी ने भी मतलब अबेंडन करने के इरादे से किसी भी प्लेस पे सीनियर सिटीजन को छोड़ दिया है
जिनके पास वो केयर एंड प्रोटेक्शन में थे, मतलब जिन भी आदमियों जिनकी मतलब जिनके पास भी कोई ऐसा सीनियर सिटीजन उनकी केयर या प्रोटेक्शन में था और उन्होंने उसको जबरदस्ती वहाँ पे छोड़ दिया है, अबैंडन करने की इंटेंशन, तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट कितना मिलेगा? तो उनको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, जो कि 3 मंथ तक एक्सटेंड होगा। और या तो फिर फाइन लग सकता है 5,000 रुपीज़ तक का, या दोनों। फिर सेक्शन 25 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का, तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सीआरपीसी। इससे फर्क नहीं पड़ता सीआरपीसी में क्या है, जो भी ऑफेंस यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे कॉग्निजेबल होंगी और पेलेबल भी होंगी। मतलब यहाँ पे कॉग्निजेंस भी डायरेक्टली ली जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन भी डायरेक्टली वगैरह की जा सकती है, अरेस्ट भी किया जा सकता है विदाउट वारंट, और लेकिन बेलेबल रहेगी, बेल भी दी जाती है। और जो भी ऑफेंस होगा यहाँ पे उसको समरीली ट्राई किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब है चैप्टर नंबर 7, जो कि बात करता है मिसलेनियस की। तो ये स्टार्ट होता है सेक्शन 26 से। सेक्शन 26 बात करता है ऑफिसर टू पब्लिक सर्वेंट। तो जो भी ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि फंक्शन एक्सरसाइज करते हैं इस एक्ट में, उनको पब्लिक सर्वेंट मानते हैं हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 27, सॉरी सेक्शन नंबर 21 में। तो जो भी यहाँ पे जो भी स्टाफ होगा, मतलब जो भी ऑफिसर और स्टाफ होंगे जो कि फंक्शन वगैरह एक्सरसाइज करते हैं, उनको यहाँ पे हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में। फिर सेक्शन 27 जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार। तो यहाँ पे कोई भी सिविल कोर्ट है उसके पास कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होगा। नो सिविल सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई। जहाँ पे भी इस एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, और ना ही कोई वो इंजेक्शन वगैरह यहाँ पे ग्रांट कर सकते हैं। मतलब नो इंजेक्शन ग्रांटेड बाय एनी सिविल कोर्ट। जो भी सिविल कोर्ट ने यहाँ पे कोई इंजेक्शन वगैरह दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट, तो मतलब कोई भी इंजंक्शन वगैरह को इशू नहीं कर सकता, बस सिंपल सी बात है सिविल कोर्ट। फिर सेक्शन नंबर 28 है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो कोई भी का सूट प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी किसी पर्सन के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या फिर लोकल अथॉरिटी या कोई अदर ऑफिसर है गवर्नमेंट का, अगर उसने कुछ भी गुड फेथ में किया, इंटेंशन था उसको गुड फेथ में करने का इस एक्ट में, और रूल जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। सेक्शन नंबर 29 है पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। अब जब भी कोई डिफिकल्टी यहाँ पे अराइज होती है इस एक्ट को प्रोविजन को इफेक्ट देने में, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके प्रोविजंस जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे, इस एक्ट के प्रोविजंस कंसिस्टेंट नहीं होंगे, जो कि उनको नेसेसरी लगता है, एक्सपीडिएंट लगता है रिमूवल डिफिकल्टी करने के लिए, वो बना सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी ऑर्डर वगैरह उनको बनाना था वो तब उसके बाद नहीं बना पाएंगे जब 2 महीने, मतलब सॉरी 2 साल यहाँ पे निकल गए। मतलब जब भी उनको ये ऑर्डर वगैरह बनाना था तो कब तक कर सकते थे? 2 साल तक कर सकते थे, जब भी एक्ट कमेंस हुआ उसके बाद नहीं। फिर है सेक्शन नंबर 30, जो कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कैरी आउट करें, एग्जीक्यूशन करें, इस वो कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन, मतलब ऐसे एक्ट के प्रोविजंस वगैरह को वो कैरी आउट करें या एग्जीक्यूशन करें। ठीक है, इस एक्ट वगैरह के प्रोविजंस वगैरह जो भी हैं। फिर सेक्शन नंबर 31 है यहाँ पे पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे पेरियोडिक रिव्यू करेगी और मॉनिटर करेगी इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं इस एक्ट के प्रोविजंस की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, पेरियोडिक रिव्यू करेगी कि जो एक्ट है उसकी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हो रहे हैं, प्रोविजंस वगैरह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर लास्ट है सेक्शन नंबर 32, जो है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके रूल्स वगैरह बना सकती है इस प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए विदाउट प्रोड्यूस होगा, जो कि पहले से यहाँ पे कुछ काम कर चुके हैं तो। और किस किस तरीके से होगा कि किस मैनर में यहाँ पे इंक्वायरी वगैरह होल्ड की जाएगी सेक्शन नंबर 5 में, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 में। ए वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया। बी में बताता है कि किस तरीके का पावर प्रोसीजर होगा ट्रिब्यूनल का फॉर द पर्पसेस अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 में किस तरीके से उनका पावर पर वगैरह प्रोसीजर वगैरह क्या होगा। फिर सी है कि मैक्सिमम मेंटेनेंस वगैरह यहाँ पे कितना अलाउ किया जाएगा ट्रिब्यूनल को, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 में। फिर उसके बाद है कि किस तरीके की स्कीम वगैरह बनाई जाएगी मैनेजमेंट करने के लिए ओल्ड एज होम का स्टैंडर्ड, या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विस जो भी प्रोवाइड की जाती हैं, नेसेसरी मेडिकल केयर या फिर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट वगैरह इनहेबिटेंट्स वगैरह देने के लिए अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 में।
फिर ई है कि पावर एंड ड्यूटीज वगैरह किस तरीके से होंगी अथॉरिटीज की कि वो इम्प्लीमेंट कर पाए इस एक्ट को अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 22 सॉरी। फिर उसके बाद एफ में है कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा जिससे प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी किस तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों दिया जाए सीनियर सिटीजन को सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 22 में। और कोई अदर मैटर जो कि ऐसे प्रिस्क्राइब होगा एज द केस प्रिस्क्राइब जो भी हो। फिर जो भी यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे मेड किए गए हैं उनको यहाँ पे रख दिया जाएगा जैसे वो बन जाते हैं ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में। जहाँ पे अगर एक से ज़्यादा हाउस ऑफ लेजिस्लेचर और जहाँ पे सिंगल लेजिस्लेचर है तो बस उसी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर के पास रख दिया जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो आज हमारा ये वाला एक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई नया एक्ट स्टार्ट करेंगे।